नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। कृषि कानून जिनको सरकार कहती रही कि ये किसानों का हित करेंगे और कई किसान संगठनों के नेता कहते रहे कि ये तो काले कानून हैं, किसानों को बर्बाद कर देंगे, सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देंगे। और इसी को लेकर लंबी लड़ाई चली और बाद में सरकार को भी झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शायद मेरे ही कुछ तप में कमी रह गई होगी। अब कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन किसानों की बेहतरी होगी कैसे? क्योंकि लंबे समय से सारे ट्रेडिशनल ऑप्शंस को अलग अलग समय पर आजमाया जा चुका है। अब एक जो सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सदस्यों की समिति बनाई थी, जिसमें से फिर 3 सदस्य रह गए और उनमें से एक अनिल घनवट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि करीब 100 में 85 किसान वो कृषि कानूनों के साथ था। तो क्या होगा अब? क्या कोई रास्ता है कृषि कानून का? क्या कोई दूसरा विकल्प है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वो चौथे सदस्य हैं भूपिंदर सिंह मान साहब, जो बहुत प्रतिष्ठित किसान नेता हैं, लंबे समय से किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और जिसको कहते हैं ना कि कई बार ऐसे धर्म संकट होते हैं जिसमें निर्णय लेने पड़ते हैं, और उसमें उन्होंने उस समिति से खुद को बाहर कर लिया। लेकिन अब तो पंजाब में चुनाव भी हो गया है। सर मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी। और पंजाब में चुनाव भी हो गया, किसान भी जो यहां लड़ रहे थे वो सब अपने अपने घर चले गए। अब तो कोई उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि हमको तो पिच तैयार करनी थी, उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ पाए अखिलेश यादव, तो हम क्या करें? तो अब आपको क्या दिख रहा है रास्ता? कहां आगे, कहां जाएंगे? आगे जाने से पहले मुझे लगता है पीछे जो कुछ हुआ उसको थोड़ा सा देखना जरूरी होगा कि ये सारा नैरेटिव बना कैसे, जिसको ये सारा किसान आंदोलन कहा जाने लगा और इस तरह का माहौल खड़ा हो गया जैसे जो लोग वहां जाके बैठे हैं वही सारा देश है। तो इस नैरेटिव को खड़ा करने के लिए जो जो कुछ हुआ वो मुझे लगता है कि आगे जाने से पहले इसको देखना मुझे लगता है काफी जरूरी होना चाहिए, जरूरी होगा। देखिए, ये बेसिकली ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम शुरू किया। उनके अपने कुछ तो इंटरेस्ट थे, उनके बिजनेस इंटरेस्ट, कुछ थे उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इनको लेके उन्होंने एक नैरेटिव तैयार किया। वो नैरेटिव उन्होंने पहले शुरू कोशिश की एमएसपी को खड़ा करने की। नैरेटिव उन्होंने शुरू किया कि आड़ती खत्म हो जाएंगे, ये नैरेटिव इस तरह का किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हुई त्रिपाठी जी कि इस नैरेटिव का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने, मुझे लगता है, गोबल से प्रेरणा लेके तो एक नैरेटिव तैयार किया कि जमीनें छिन जाएंगी, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये जमीनें ले जाएंगे, और इसको लेके एक भय खड़ा कर दिया जिससे लोग भाग खड़े हुए कि किसान के यहाँ वो समझता है कि मेरे पास अगर कुछ है तो वो अपनी जमीन ही है। तो उसको बचाने के लिए ये नैरेटिव खड़ा करके उन्होंने ये सारा किया और इससे इतना भयभीत किया लोगों को कि अगर कोई वहां नहीं गया तो जैसे वो गद्दार हो गया जी। अगर उनकी हां में हां किसी ने नहीं मिलाई तो जैसे वो गद्दार हो गया। तो ये सारा नैरेटिव तय करने के लिए मुझे लगता है, और मैं इस बात की कंफर्म हूं, कि यहाँ के पंजाब के खास तौर पे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, जो बिग विग्स थे यहाँ के पॉलिटिकल सर्कल्स में, पॉलिटिकल ऑफिसेज में, गवर्नमेंट में, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनका इस नैरेटिव को खड़ा करने में भी बहुत बड़ा रोल था। आपने अभी कहा है
कि मैंने कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी और मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, मैंने उसको छोड़ा। ये ठीक बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त भी बता चुका हूं देश को, आपको अब भी बताता हूं कि अगर कोई इधर उधर की बात हो तो कोई परवाह नहीं होती, लेकिन अगर जो गवर्नमेंट में हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हुए लोग और उनके कर्मचारी और उनके जो आगे या पीछे, वो अगर इस तरह का करें कि इतनी जबरदस्त धमकियां ये दें कि अगर ये इस तरह का नरेटिव में आपने जो ये किसान आंदोलन का कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत होगा, और इतनी इतनी धमकियां, तो ये सिर्फ मुझे नहीं, सारे परिवार को, इधर उधर को, तो ये सारा कुछ उन्होंने जब किया, तो मैंने उस वक्त भी जब वो कर रहे थे तो मैंने उनको ये कहा था, मैंने यहां तक कि चीफ मिनिस्टर को 15/10/1920 को एक लेटर लिख के कहा था कि आप जो ये कर रहे हो ये ना तो किसान के हित में है और ना ही आपके पॉलिटिकल हित में, ये बैकफायर करेगा आपको, ये आप गलत कर रहे हो। ये जो देश में कोई भी जो आगे तरक्की होनी होती है, उसमें अमेंडमेंट, तरक्की तो करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उनकी जो जो लोग थे उनकी समझ में नहीं आया, और जैसे वो अपनी ताकत में अंधे हुए थे। और वाकया ही आप समझते हो ना त्रिपाठी जी कि पंजाब में कितनी बुरी तरह उनको बैकफायर हुआ है जी। तो ये सारा कुछ इस तरह चल रहा था कि इन लोगों ने यहां तक कि सरदारा सिंह जौहल जैसे, आहा, क्या गजब का वो रिसर्चर है, किसानों के हित में है, उनको भी इन्होंने इतना किया कि उनकी बात सुनने तक नहीं, उनको उनको भी एक कदम पीछे हटाना पड़ा। तो ये जो इस तरह का धमकियों का, प्रोपेगंडे का, किसी को ना मानने का, ये सारा कुछ जो माहौल था, इस माहौल के चलते हुए ये सारा कुछ आगे बढ़ता गया। और अब जब आप ये मुझसे बात कर रहे हो तो मैं सोचता हूं कि मोदी जी ने ये वापस क्यों लिए। ये उन्होंने जब ये कानून बनाए थे तो वापस क्यों लिए, तो वापस मुझे लगता है, जो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये जो आंदोलन है उसमें नेशनल इंटरेस्ट का इशू आगे बढ़ रहा है। कुछ इस तरह के लोग आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो इस तरह, मैंने चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, मैं उस वक्त गवर्नमेंट को भी कहा कि ये आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर आगे आगे आते आते उन्होंने ये जो इस तरह का ये निर्णय लिया, तो लाजमी तौर पे उन्होंने भी, आई टेंड टू एग्री विद प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट ही मस्ट हैव टेकन दिस पॉइंट इनटू अकाउंट के नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए उन्होंने इस तरह का, मुझे लगता है एक तो उसमें ये भी हो सकता है। अब ये मान साहब, मैं जी, मैं थोड़ा सा जो लोग ये बातचीत सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भूपिंदर सिंह मान साहब किसान नेता के तौर पर हैं, राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, बहुत पंजाब में इनको एक तरह से कहें कि जिस पॉलिटिकल सर्किल की बात कर रहे हैं, खुद कैप्टन अमरिंदर इनके बहुत अच्छे रिश्ते में रहे हैं। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं कि कैप्टन साहब को इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और देखिए उस वक्त भी मैं ये कहता था अक्सर अपनी बातचीत में कि कैप्टन साहब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं, और वो जुआ उनका सब कुछ लूट के चला गया।
वो अब तो बहुत साफ दिख रहा है, उस वक्त तो किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही थी, आज मान साहब करें। एक बात और मैं बताऊं, मैंने सरदारा सिंह जोहल साहब को भी फोन किया था और उन्होंने मुझसे जो कहा वो मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मुझसे क्या बात कीजिएगा और छोड़िए इसको, अभी अभी तो किसी तरह से ये सब हंगामा रुके। उस वक्त बहुत खराब स्थिति थी, बहुत ज्यादा हंगामा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को देख रहा हूं ना, वो मेरी भीष्म पितामह वाली स्थिति हो गई है, सब कौरव पांडव सब हमारे ही हैं, भीष्म पितामह वाली स्थिति है। लेकिन मान साहब अब इसके आगे की जो बात है, आपने कहा नेशनल इंटरेस्ट में लिया होगा, ढेर सारी बातें कही जाती हैं कि उसमें किसान आंदोलन में खालिस्तानी एलिमेंट घुस गए। जो सिक्खी थी उसको कैसे कहा गया कि सिक्खी की होंद का सवाल है, वो सब बताया गया, किस तरह से उसको पूरी तरह से गुरुद्वारों में ले जाया गया। लेकिन क्या अब जो रिपोर्ट सामने आई, अब प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं, क्या देश के किसानों की जो सुख है, वो समृद्धि है, वो हमेशा ऐसे ही गिरवी रख दी जाएगी या छोड़ दिया जाएगा इस मसले को, या कोई रास्ता है? देखिए, बहुत गंभीरता से ये सोचने वाला सवाल है। मैं आपको बताऊं कि देश आजाद हुआ 1947 में। आजादी के 4 साल बाद 1951 में उस वक्त की सरकार ने एक 31 को कॉन्स्टिट्यूशन के अध्याय 31 को उसमें छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ करके एक 9th शेड्यूल विधान में ऐड किया। तो 9वां शेड्यूल ऐड करके तो मैं देख रहा हूं कि 1955 में बाबा साहेब अंबेडकर ने राज्यसभा में कहते हुए ये कहा था दैट दिस इज एन अगली एनॉलमी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई जिसमें यह कहा गया कि दिस इज डस्टबिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रखा गया। सारे पौड़े की जड़ जो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमी त्रिपाठी जी वास्तव में देश की इकोनॉमी के साथ बहुत बारीकी से जुड़ी हुई है जी। अगर ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ये उसमें डाल दें और हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये कहें कि सर कानून को पास जाके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी कोर्ट में जाके हम कहें कि सर हमें न्याय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट या हाई कोर्ट ये कहेगी कि ये 9th शेड्यूल का इशू है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, ये हम एंटरटेन नहीं कर सकते। तो अब बताइए ना, जो बेसिक मुद्दा है, ये जो वहां जाके बैठे थे उनके तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो इसको नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो अपने आप में बहुत बड़ी करप्शन का अड्डा है जी। उसमें एक बड़ा माफिया है। तो उसके बेनिफिशियरीज त्रिपाठी अगर आप सोचें तो वाह, उसमें गिनती करोगे तो कहां से कहां तक उसके बेनिफिशियरीज हैं। पॉलिटिक्स वाले से लेके जो उसमें ऑफिशियल्स प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के हैं, जो स्टेट एजेंसीज के हैं, जो लोग हैं जो मंडी में बैठे हुए, तो ये इतना बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट का माफिया बना हुआ है। उस माफिया के कार्टेल ने ये दर्शा दिया लोगों को कि ये तो किसानों के हित में नहीं है और किसानों की जमीनें छीन जाएंगी। अरे किसानों की जमीनें छीनने वाले, उनके ऊपर कर्जा चढ़ाने वाले, उनसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने वाले, अरे कोई आप मान सकते हो 24%, 25% पर मंथ? अरे वाह, कंपाउंड इंटरेस्ट।
और ये सारा कुछ करने वाले उन्होंने ये जचा दिया किसानों को कि ये तो किसान के ये कानून है और किसान के हित में नहीं है। वास्तव में वो अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहे थे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, उस वक्त की सरकार में बैठे हुए, चाहे वो जो बिजनेस इंटरेस्ट अपना देखने वाले थे, ये सारे लोग ये सारे कुछ करने इस तरह उनका ये था। मैं तो यहां तक देखता हूं, उस वक्त सरदार बलबीर सिंह राजेवाल बहुत लाइमलाइट में आए जी। बहुत उनकी वो था कि बहुत बड़ा चेहरा बने, लेकिन वो मुझे पता है ही इज वेरी ओवर एम्बिशियस, हॉलो, शैलो एंड ग्रीडी। तो इस तरह के जो फिर एक 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 साइकोलॉजी का एक है, वो है डबल सिंड्रोम। डबल सिंड्रोम एक वो अलामत होती है कि कोई व्यक्ति अपने आप को अपने ख्वाबों में बैठ के ये समझ लेता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, और वो अपने आप को इस तरह एक्ट करने लगता है। कोई समझ लेता हूं मैं चीफ मिनिस्टर हूं, उस तरह कोई इतना ये इस तरह का अपने आप को समझ के और लोगों से प्रचार करवा के ये सारा कुछ करना, इस तरह ये चलो चांस है, उन्होंने बहुत बड़े लोग बने, लेकिन आखिर में वो सामने आ गई ना बात। तो ये इतनी देर में जब सामने आई, तो वास्तव में जो किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा था, आगे हो रहा था, उसमें जो किसान आंदोलन की बेसिक रिक्वायरमेंट थी, किसानों के हित में जाने के लिए जो करना चाहिए था, उनमें अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, उनमें किसानों के उनका इंटरेस्ट देखने के लिए जो जो होना चाहिए था, वो इनके जो पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट थे उनके साथ मैच नहीं करता था। दिक्कत ये थी। तो इसलिए इन्होंने अपना वो ये एक इन्होंने चेहरा बनाया, एक इन्होंने लोगों का आह्वान किया, और आने वाले समय में मैं तो ये समझता हूं कि वाकई जैसे किसी वक्त गोबल्स का प्रचार बहुत था, और मैं इनकी दाद देता हूं कि इतना झूठ प्रचार करके और लोगों ने इनको बड़ा साथ दिया कि उसमें डरा के लोग इनके साथ गए। तो ये सारा एक किस्म का मैं समझता हूं इस माफिया के बारे में भी जब देश आगे बढ़ रहा है, कई किस्म के माफिया के सामने आ रहे हैं त्रिपाठी जी। रेत का माफिया है, सैंड माफिया जिसको कहते हैं, शराब का माफिया है, और माफिया है। ये जो माफिया है प्रोक्योरमेंट का माफिया, ये देश का बहुत बड़ा माफिया है। मैं आपको बताऊं, किसानों की आर्थिक तरक्की के रास्ते में ये कुछ होने नहीं दे पा रहा। नहीं तो जब 1991 में जब रिफॉर्म्स डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुए, तो अगर वो रिफॉर्म ना शुरू हुए थे आज देश की हालत शायद कुछ और होती। लेकिन एग्रीकल्चर में वो रिफॉर्म्स इस तरह के जो लोग थे, जो फोर्सेस थी, उन्होंने आने नहीं दिए। जब आने लगे थे कुछ ना कुछ तो उनके रास्ते में रुकावट आई। और मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट है देश के लिए, किसानों के लिए, खासतौर पे खेती करने वालों के, और ओवरऑल देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं। देखिए, देश की प्रोडक्शन खेत से होती है, वेल्थ जो हम जनरेट करते हैं वो खेत से होती है। तो उस वेल्थ को हमने
करना है फिर करेंसी में। तो वो वेल्थ अगर किसी ढंग से जब यहाँ की हम जनरेट ज्यादा करें, वेल्थ मतलब प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की ज्यादा करें, तो उसके ऊपर छोड़ दो, अगर कम करें तो बाहर से लाके डंप कर दो। ये सारा कुछ ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के नीचे करना, ये 9 शेड्यूल के नीचे आना, ये सारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने के रास्ते में जो ये खड़ा किया जा रहा है नैरेटिव, वो मुझे लगता है कि आप भी इसके बारे में बात करते रहे हो, हम भी करते रहे हैं, लेकिन अब ये जो जिन लोगों ने इस नैरेटिव को खड़ा किया, जब अनिल घनवट ने ये सारा कुछ एक्सपोज किया, अच्छा किया, क्योंकि ये हम जो हमें खैर मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट दिया था लोगों को ये करने के लिए, वो था कि डायलॉग करो, बातचीत करके हल करो मसले को। तो जब मैंने देखा कि ये लोग बातचीत तो करने वाले हैं नहीं, ये कहते हैं हम तो बात करेंगे नहीं, तो हमारी वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने ये वाणी में बहुत खास बात है कि कुछ कहिए कुछ सुनिए, कुछ कहो और कुछ सुनो जी। तो इन्होंने तो डायलॉग ही खत्म कर दी कि जो हमारी सुनेगा वही सत्य है, वही सत्य है, जो और कोई कहेगा वो असत्य है और देशद्रोही है, गद्दार है, धोखा। तो ये कहाँ का? आपने कहा गुरुद्वारों में जाने की बात हुई, वो हुई। देखिए ये इस तरह के ये जानबूझ के इन्होंने खड़े किए, जो हमें फिर ये कहा गया किर्त करो, नाम जपो और वंड छको, ये हमारा सिद्धांत है सिक्खी में दिया हुआ। तो किर्त करने के रास्ते में उसकी जो पैदावार है, उसका इवजाना लेने के रास्ते में जो को खड़ा होता है, वो वास्तव में 10 नौहा की किर्त के विरोध में खड़ा होता है। अब इन लोगों का कुछ कहने का और नजरिया होगा, ये समझते हैं कि हम ही जो सत्य पुत्र हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये एक्सपोज हो गए हैं ये सारा कुछ, और आप अब पूछिए, कुछ और पूछना हो तो मैं हाजिर हूं। मैं ये कह रहा हूं मान साहब कि एक्सपोज हो गए, किसान आंदोलन किस तरह से चलाया गया ये सब सामने आ गया जी। अब तो राज्यों के चुनाव भी हो गए, तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार को नए सिरे से कृषि कानूनों पर बातचीत करनी चाहिए और किसानों के हित के लिए, विशेष करके जिनको हम छोटे और सीमांत किसान कहते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो उनके लिए ये कृषि कानून फिर से वापस लाना चाहिए? इसके अलावा कोई रास्ता है क्या? मैं आपको बताऊं त्रिपाठी जी के बिल्स जो आए वो 5-6-20 को आए, जो बिल्स दिए। मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन बिल्स के संबंध में 1 सितंबर 20 को एक लेटर लिखी, जिसमें मैंने ये कहा कि शरद जोशी और हम अपनी गेहूं लेके वाघा बॉर्डर गए थे बहुत बड़ी संख्या में, और वहां जाके हमने ये कहा था कि हमें बैरियर्स खोलने चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है किसान का। तो मैंने ये कहा, उस वक्त भी मैंने उनको लिखा था सितंबर 20 को कि आप जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात इसमें रखी हुई है, जो आप बिल्स में रखी है, वो जो आपने 1-2 राइडर्स लगाए हैं कि अगर इतना बढ़ जाए तो ये करेंगे, इतना बढ़ जाए तो ये करेंगे, तो ये मैंने उस वक्त कहा था
कि प्याज की कीमत इतनी बढ़ गई तो आपने उसके ऊपर रोक लगा दी। ये क्या बात हुई? ये ठीक नहीं है। इसलिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो उसको आपको किसान के हित में करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आज भी समझता हूं कि डायलॉग होनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से जो रॉट, इकोनॉमिक रॉट, गड़ा हुआ इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक रॉट जो इतने सालों से पौनी सदी हो गई हमें इकोनॉमिक रॉट सहते हुए, उसको ठीक करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हमें करना चाहिए। और हो सकता है, मुझे लगता है कि जो यहाँ का प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, उत्पादक कहीं भी बैठा हो, खेत में बैठा हो, कारखाने में बैठा हो, कहीं और बैठा हो, कोई सर्विसेज दे बैठा, उत्पादक है। आप बैठे हो, आप सर्विसेज दे रहे हो। जो उत्पादक है, कोई भी प्रोड्यूसर है, उसका इज्जतमान होना चाहिए और उससे किसी भी ढंग से छीन के इधर उधर नहीं करना चाहिए। देखिए त्रिपाठी जी, सर स्क्रीन आपकी। हेलो। हाँ हाँ ठीक है हेलो सर। त्रिपाठी जी, जी जी। जो इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, और वो जब मिलता है तो इकोनॉमी बढ़ती है, काम करने की ताकत बढ़ती है। तो इकोनॉमी बढ़ने के लिए हर प्रोड्यूसर को उसका हक मिलना चाहिए, हर उत्पादक को उसके रास्ते के रुकावटें, ये कि अगर उत्पादन किया तो उसके ऊपर रुकावट। मैं मैं आपको एक अपनी अपनी पर्सनल उदाहरण देके एक बात कहना चाहता हूं, जी अगर आप सुनो तो। ये जरूर जरूर। वो ये कि मैं बटाला में रहता हूं। बटाला से पठानकोट और हिमाचल प्रदेश, यहां से बिल्कुल हमारा लगता है, हिमाचल साथ लगता है। हमने पंजाब से ये कहा कि हम अपनी गेहूं डमटाल, हिमाचल का एरिया है, वहां जाके बेचेंगे। आपको क्या बताऊं कि हम उन लोगों में से हैं। 5 किलो हम गेहूं सिर पे उठाते थे, पठानकोट से चल के डमटाल जाने के लिए चलते थे, हमें गिरफ्तार किया जाता था और हमारे ऊपर चार्ज लगता था स्मगलिंग का। अपनी गेहूं को स्मगल कर रहे थे। अरे क्या बात है! तो ये सारा कुछ ठीक करना बनता है। तो ये बनेगा तो एक तरफ एक तरफ एक कदम था ये। इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए हमें डायलॉग की जरूरत है। मुझे लगता है ये हमें डायलॉग आगे बढ़ाना चाहिए मोदी जी को, यह इस दिशा में देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जी ये, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार में बहुत कुछ बात हुई, अच्छा है कि किसानों के हितों पर इतनी गंभीरता से बातचीत हो रही है। लेकिन सर जब आंदोलन हुआ तो आपने भी बताया आपको धमकियां मिली, सरदारा सिंह जोहल जैसे अति सम्मानित व्यक्ति को धमकियां मिली, और आप लोग सारी जिंदगी किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसान नेता हैं और ज्यादातर समय वो धमकी, अराजकता उसी से काम लेते हैं। तो होता ये है कि जो असली किसान है वो तो पीछे रह जाता है। उस वक्त भी दिल्ली घेर के बैठे हुए थे, तो वो किसान, वो वहां क्या कुछ हो रहा था उसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। बुरी चीजों पे चर्चा कम की जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो किसान हैं, जिनको लगता है कि कृषि कानून ठीक है, उसके समर्थक हैं, वो अपनी शक्ति दिखाएं, सड़क पर उस तरह से अराजकता नहीं करे, लेकिन वो भी अपनी शक्ति दिखाएं, जिससे सरकार को भी थोड़ा साहस मिले, बल मिले? उसकी जरूरत नहीं लगती आपको? मुझे लगता है कि इस तरह पब्लिक शक्ति
आप कहते हो कि जैसे कुछ लोग पहले गए और उन्होंने वहां जाके बैठे और एक उन्होंने नैरेटिव तैयार किया कि जमीनें छिन जाएंगी, तो उस नैरेटिव में लोग वहां भाग के चले गए। और अब आपको ये लगता है कि एक और नैरेटिव, वो नैरेटिव झूठ का था। झूठ का नैरेटिव बहुत फलता फूलता है। अब आपको लगता होगा कि, या किसी और लोगों को भी लगता होगा कि एक और नैरेटिव तैयार किया जाए कि ये बहुत अच्छा था और वो जाने वाले वहां जाके हम वहां बैठे। मैं 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 इतना ये नहीं कि मैं बिल्कुल मोदी भगत अगर कहो तो मैं वो नहीं हूं। मैं फैक्ट फैक्ट की बात करता हूं। आज अगर मोदी है तो मोदी है, प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर है। उसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके भी हम क्रिटिक भी हैं, उनकी अगर कोई अच्छी हो तो तारीफ भी करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 91 में जो रिफॉर्म्स की बात की अच्छी थी। तो इस तरह की ये अब गवर्नमेंट को, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई उसके ऊपर ही सोच ले। इतना बड़ा काम हुआ और सुप्रीम कोर्ट भी, मैं तो हैरान हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। इतना काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या वो कमेटी जो थी त्रिपाठी जी, वो बोबडे साहब ने बनाई थी? नहीं, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बनाई हुई कमेटी, चाहे वो चले गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको, उसके ऊपर कोई संज्ञान लेना चाहिए था। तो ये हर बात आपको अगर ये लगे या देश को ये लगे कि हर काम के लिए लोगों को सड़कों पे ही आना हो, तो सरकार का तो रोल फिर वही कुछ भी ना हुआ ना। तो फिर उसमें उस तरह के लोग आ जाएं जो कुछ कहें। मुझे लगता है ये बजाय इसके कि ये कहा जाए कि अरे आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे मदद पे खड़े हो जाओ, तो इतना वीक अगर कोई अपने आप को समझे कि मैं इतना वीक प्राइम मिनिस्टर हूं, कमजोर प्राइम मिनिस्टर हूं कि मुझे मेरे पीछे खड़े होने वाले 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग चाहिए, तब मैं मेरे को जान आएगी। मुझे लगता है ये जस्टिफाइड नहीं है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये आपने बड़ा अच्छा, मैं कहूं कि दृष्टिकोण एक दिया। हालांकि मुझे कभी कभी लगता है, ये मेरी निजी राय है, कि जो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की सीमाओं को घेरना नहीं है, लेकिन उसके समर्थन के लोगों को आकर एक बार बातचीत करनी चाहिए, सभा करनी चाहिए। लेकिन आपने बहुत ठीक कहा कि इतने कहें कि बड़े मैंडेट से आई हुई सरकार के प्रधानमंत्री को इतना कमजोर दिखने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि आपकी ये बात अगर प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी, और अच्छी बात यह है कि मैं थोड़ा देख रहा था तो कुछ कुछ तरीके दिख रहे हैं जिसमें सरकार फिर से इस पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की जो कमेटी रही, उसका तो इस मामले में रुख बहुत ही हैरान करने वाला है, देश को परेशान करने वाला है। मुझे लगता है कि उनको रिपोर्ट बिल्कुल सार्वजनिक खुद करनी चाहिए थी, उन्हें खुद कहना चाहिए था कि सरकार को इसे देश हित में लागू करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बातचीत छूट गई है तो बताइए, नहीं तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। बहुत कुछ अच्छे जो हमको लगता है लोग सुनेंगे तो उसको समझेंगे, थोड़ा सा गुनेंगे, थोड़ा सराहेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लगता है आपको रह गया तो आप अपनी बात कहें, फिर हम यही बात खत्म करेंगे। मैं फिर आखिर में कि एक कहावत है कि सच बोलना तो भांबड़ मचदा है, पंजाबी की कहावत है जी। सच बोलना तो भांबड़ मचदा है। तो ये मुझे लगता है भांबड़ मतलब हंगामा। सच बोलने से कुछ लोगों को ये लगता है कि ये तो बहुत गलत बोल दिया। उनकी नजर में सच कुछ और है, ये कंपैरेटिव होता है। मेरी नजर में सच कुछ और है, आपकी नजर में कुछ और है। तो सच जो है वो उसके पैरामीटर्स जो हैं उनमें जो जो कोई
जो कोई काम करता है, जो कोई किर्त करता है, जो कोई प्रोड्यूस करता है, उसका सम्मान होना देश में बहुत जरूरी है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका देखा जाना यही बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूं कि अब भी कोई समय हो गया, जितना हो गया, बहुत नुकसान हो गया, बहुत सामान निकल गया। अब इतना नुकसान हुए को ये जो चंद हजार लोग वहां बैठ के इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, और लोगों ने ये भी समझा कि बस यही हैं सारे देश को बचाने वाले किसान। ये नरेटिव जो है वो चंद हजार लोगों का, कुछ लोगों का, कुछ देर बैठने का, ये नरेटिव जो है, इसको मुझे लगता है ठीक करना जरूरी है। वास्तव में जो असलियत होती है वो असलियत होती है। इसमें सभी लोगों ने जो उनका जिस तरह का वो कर रहे थे, वास्तव में मीडिया ने तो जो कुछ कर रहा है उसी को रिपोर्ट करना है। तो उनकी 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 रिपोर्टिंग होती रही जिस तरह की होती रही, या कुछ बनती है, लेकिन कुछ ऐसा भी मीडिया है जो बात करता रहा, अपनी नजर से करता रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्टेल है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, वो अब तक का जो माफिया बने हैं उनमें से सबसे बड़ा माफिया है। और उसके अगर उसका विस्तार करें तो प्रोक्योरमेंट एजेंसी से लेके ले जाने आने तक, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके तक, जो आगे एक बार जो कोई कर्मचारी बड़ा वहां बन जाता है, एफसीआई का आगे बन जाए या कोई यहाँ बन जाए, महाराज अगर वो रह जाए तो वो तो कहाँ का कहाँ होता है। ये बहुत बड़ा कार्टेल है, ये इन्होंने देश को लूट लिया है। एक तो इनसे बचना चाहिए, और देश को इनके बारे में बताना चाहिए कि ये लोग कोई देश को बचाने वाले नहीं है, ये देश को इन्होंने मचोड़ मचाड़ के नुकसान किया है। यही बात है, और आपको पूछना है तो मुझे बताइए। जी नहीं मान साहब, बहुत अच्छी बातचीत रही, और फिर हम आपसे कभी जरूर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात रही, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनको मैंडेट मिला है, जो रिफॉर्म का मैंडेट मिला है, जो किसानों के हित को, किसानों के हक को उनको देने के लिए, क्योंकि अभी तक तो बात ये होती बहुत है लेकिन मिला उनको कुछ नहीं है, जिसको मैं एक लाइन में कहता हूं, मैं लगातार ये कहता आ रहा हूं कि एमएसपी से एमआरपी की तरफ जब तक किसान नहीं पहुंचेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के लिए और उद्योगों के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, किसान को भी एमआरपी की हैसियत में नीतियों के जरिए लाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं, आशावादी लोग हैं तो उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल ऐसा होगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको बहुत सुनते रहते हैं, सुना है, आपने आज बात करने को कहा, अच्छा लगा। हमने आपस में बात की है, और दिल की बात हम करते हैं, जो भी है मौके पे करते रहेंगे। बहुत बहुत देर मैंने कोई